हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है गुरुकुल एजुकेशन हब। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं जो है आपके सामने वीडियो लेकर आ रहा हूँ। काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स होते हैं जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है हिस्सा निकालने में। आपके पास खतौनी अवेलेबल है और उसमें काफ़ी सारे लोगों का नाम है, तो उसमें हिस्सा निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे चाहे आपको ज़मीन खरीदना हो या फिर ज़मीन बेचना हो, ठीक है, या फिर आप अपनी प्रॉपर्टी का आकलन करना चाहते हैं, हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, या फिर आप कोई लोन लेना चाहते हैं, तो सब में आपका क्या होता है, अंश निकालना ज़रूरी होता है। तो अंश निकालना है अगर आपको, तो वो किस तरीके से निकाल सकते हैं आप, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको एक एग्जाम्पल के से बताऊँगा, आप उसको ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कोई एक खतौनी है, ठीक है। इस खतौनी में आपका 4 नाम हम दे देते हैं। आप राम, श्याम, कमलेश, राजू, ये 4 नाम है। ये हो गया। और यहाँ पे खसरा संख्या का जो कॉलम होगा, खसरा संख्या या इसे गाटा संख्या भी बोलते हैं। मान लेते हैं इसमें आपका हो 28, 240, 350। ये 3 गाटे हैं, 28, 240, 350, ठीक है। तो इसमें जो है आपका अगर एक ही खाता संख्या है, सेम खाता संख्या है, और उसमें इन लोगों का नाम है, उसके आगे ये आपके खसरा संख्या है 28, 240, 350, तो इन तीनों में इन चारों का हिस्सा होगा। राम का भी होगा इन चारों में, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 240 में राम, श्याम, कमलेश, राजू, इनका भी होगा। ऐसे ही 350 में भी जो है आपका चारों का हिस्सा होगा, ठीक है। अब देखिए, हिस्सा तो ठीक है, लेकिन हिस्सेदारी भी होती है। तो हिस्सेदारी जो है किसकी कितनी होगी, इसको निकालने के लिए हम वंश वृक्ष की सहायता लेते हैं। वंश वृक्ष, ठीक है। वंश वृक्ष, इसकी सहायता से हम लोग जो है पता कर सकते हैं कि उस जमीन में किस व्यक्ति का कितना हिस्सा है। उसके लिए हमको क्या करना होगा, पुराने रिकॉर्ड्स जांच करने होंगे। 2 तरीके होते हैं आपको, पुराने अभिलेख आप जांच कर लीजिए, पहला। दूसरा, आप जो है परिवार का विवरण। परिवार का विवरण से हमारा तात्पर्य है कि जितने भी लोग खतौनी में दर्ज हैं वो कहाँ से आए हैं। यदि पारिवारिक सदस्य हैं तो मतलब कौन किसका बेटा है और कौन किसका बाबा है, इसी तरीके से जो है आप आते हैं क्रम में, उसी अनुसार जो है आपका होगा। अब इसको एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ, यही एग्जाम्पल है आपका। मान लेते हैं गाटा संख्या 28 जो लिखा है, इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हो गया आपका ये 28 का, ठीक है। मान लेते हैं इसका है 0.4000 हेक्टेयर, इतना आपका है 0.4000 हेक्टेयर। इसमें जो है आपका ये चारों लोगों का नाम है 28 गाटे में, ठीक है। अब इस गाटे में इन सब की हिस्सेदारी कैसे होगी। पहला केस क्या होगा, मान लेते हैं राम, श्याम, कमलेश, राजू। नाम लिख देता हूँ, राम, श्याम, कमलेश, राजू। ये चारों के चारों एक ही बाप की औलाद हैं, इनके पिता सेम हैं और ये चारों के चारों वरासत से आए हुए हैं। मतलब जो इनके पिता का हिस्सा था, मृतक होने के उपरांत पूरा का पूरा हिस्सा इन चारों में बट गया, ठीक है। नाम भी लिख देता हूं मैं कोई एग्जाम्पल के तौर पे, रमेश, ठीक है, हो गया। तो ये राम, श्याम, कमलेश, राजू, इन चारों का जो हिस्सा होगा, जो उनके पिता का हिस्सा था, उसमें इनको बराबर हिस्सा मिलेगा। यानी कितना कितना हिस्सा मिलेगा, इनका 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, सॉरी यहीं तक होगा। 4 हिस्से जो हैं चारों को बराबर बराबर मिलेंगे, ठीक है। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या होगा, मान लेते हैं कि खतौनी में नाम दर्ज है केवल राम, श्याम, राजू का,
और तीनों का पुत्रगण हो जाएगा रमेश। ठीक है, नाम तीनों दिखा रहे हैं और पिता का नाम रमेश, लेकिन वास्तव में 4 भाई हैं। तो आपको ये जांच करना होगा कि कमलेश का हिस्सा गया कहाँ। ऐसा केस होता है कि हो सकता है इनका नाम छूट गया हो गलती से, या फिर कमलेश ने अपना हिस्सा किसी भाई को बेच दिया है। मान लेते हैं कि कमलेश ने अपना हिस्सा राजू को बेच दिया। ठीक है, कमलेश ने राजू को बेच दिया। ने क्या किया, राजू को विक्रय कर दिया, विक्रय कर दिया। अब इस केस में क्या होगा कि जो कमलेश का हिस्सा था वो राजू में ऐड हो जाएगा। ऐसा नहीं है, देखिए राम का 1/4 था तो 1/4 ही रहेगा, श्याम का भी 1/4 ही रहेगा, लेकिन राजू का क्या हो जाएगा, एक उसका 1/4 था जो पिता से मिला था, और एक 1/4 जो उसने अपने भाई से बैनामी के रूप में लिया। तो इसका कितना हो जाएगा हिस्सा, आधा हिस्सा हो जाएगा। इस प्रकार जो है आप अगर वंशानुगत है और उसमें कोई अपने ही परिवार में अगर बेच देता है तो उसका हिस्सा हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब एक तीसरा केस क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इन चारों का नाम है, इसके अलावा एक और नाम आ गया। ठीक है, लिख देता हूँ, राम, श्याम, कमलेश, राजू, पुत्रगढ़, रमेश। एक आ जाता है नाम, मान लेते हैं सुरेश, इसी में सुरेश पुत्र नरेश। ठीक है, ये नाम आ गया। तो अब जो है ये 5वां हिस्सा जो आपका आया हुआ है, ये वाला अलग हिस्सा, हो सकता है इस व्यक्ति ने जो है बैनामा कराया हो। बैनामा 2 तरीके से हो सकता है, या तो इसने जो है रमेश से कराया हो, मतलब इन चारों के पिता से, या फिर इसने इन किसी भाइयों में से एक से कराया हो। तो इस जितना हिस्सा ये बैनामा कराएगा दस्तावेज अनुसार उसका इतना हिस्सा हो जाएगा। पहला केस, अगर ये बैनामा कराता है रमेश से, ठीक है, और उसके बाद ये लोग हिस्सा पाते हैं, तो रमेश का मान लेते बैनामा एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, ये बैनामा कराता है 0.100 हेक्टेयर, रमेश से कराया इसने। ठीक है, ये रमेश से बैनामा कराता है, खरीद लेता है जमीन। तो रमेश का हिस्सा अब कितना बचेगा, 0.300 हेक्टेयर। तो इस हिस्से में ये 4 भाग होगा, 0.300 में 4 भाग, ठीक है, बटा 4। ठीक है, इसमें 4 भाग होगा। ठीक है, एक केस आपको समझ में आ गया। और यदि ये जो है किसी रमेश से ना कराकर किसी भाई से कराता है, कमलेश, श्याम, राजू, किसी से, मान लेते हैं राम से करा लेता, तो राम से अगर कराएगा तो राम का उतना ही अंश क्या होगा, घट जाएगा। वो जितना बैनामा करेगा दूसरे व्यक्ति को उतना हिस्सा घट जाएगा। अब ये बैनामे का जो आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, या तो आप क्रेता जो खातेदार हैं उससे दस्तावेज मांगिए और उसके दस्तावेज के हिसाब से आप देख करके उसका हिस्सा निकाल के अलग कर दीजिए, या तो फिर आपको अगर वो हिस्सा नहीं दिखाता, वो बैनामा नहीं दिखाता पेपर, तो उसके रिकॉर्ड्स आपके होते हैं जिला अभिलेखागार में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि उसने कितना हिस्सा बैनामा कराया था, उसके हिसाब से आप उसका हिस्सा अलग कर दीजिए और किससे बैनामा कराया था। अब इसमें हम थोड़ा पीछे चलते हैं। रमेश के मान लेते हैं पिता थे बेचन। ठीक है, रमेश के पिता का नाम था बेचन। ठीक है, रमेश के पिता का नाम बेचन था। अब रमेश के एक चाचा भी थे, यानी बेचन के 2 लड़के मान लेते हैं, एक तो आपका हो गया रमेश और दूसरा हो गया रामकिशोर। ठीक है, 2 बच्चे हो गए। तो बेचन का जो हिस्सा था, ठीक है, उसमें से आधे हिस्से में क्या हो जाएंगे, रमेश। ठीक है, और आधे हिस्से में क्या हो जाएंगे, रामकिशोर। अगर बेचन कोई हिस्सा नहीं बेचते हैं तो उनका जो भी हिस्सा होगा तद समय वही हिस्से में आधा रमेश और फिर आधा रामकिशोर। अब आधे में से जो है ये 4 हिस्से बटेंगे तो 1/8 हो जाएगा यही वाला। ठीक है, 1/8 हो जाएगा। और ये वाला बैनामे वाला जैसे जिसका हिस्सा होगा वो घटता चला जाएगा। एक केस और ये है कि मान लेते हैं रामकिशोर के केवल 2 ही औलाद हैं, बाकी क्यों नहीं है, 2 ही औलाद हैं। नाम लिख देता हूँ मैं, प्रिया और राज, 2 औलाद हैं, प्रिया और राज। तो इनका आधे में से 2 हिस्सा मिलेगा, 1/4, 1/4। ठीक है, ऐसे हिस्सा मिलता जाएगा। अब अगर ये पीछे की तरफ और जाता जाएगा, मान लेते हैं बेचन का कोई था लड्डू,
लड्डू को पिता थे। अब इनके अगर 3 औलाद हैं, आपका एक तो बेचन हो गया, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बेचन और घनश्याम और सोम, ठीक है, ये 3 बेचे हैं। तो इन तीनों में इनका जो भी हिस्सा रहेगा, 1/3 ये होगा, 1/3 ये होगा, 1/3 ये होगा, 1/3 होगा। अब 1/3 में इनका 1/3 ये आया, 1/3 में इनका 2 हिस्सा, यानी कि इनका तब हिस्सा क्या हो जाएगा 1/6, और इनका कितना हो जाएगा 1/6। इसी अनुसार इसी क्रम में आपका क्या हो जाएगा, वंशानुगत वंशवृक्ष बनाइए और आपका बढ़ता जाएगा। और इसमें जो है, जो जितना बैनामा कराता है, जो अलग से खातेदार आए हैं, उनका उतना हिस्सा हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप हमको ज़रूर बताइएगा। वंशवृक्ष से रिलेटेड अगर आप कोई अभिलेख चेक करना चाहते हैं कि हमको कैसे पता करना है, तो आप जो है जिला अभिलेखागार में मुआयना करके आप अपने अभिलेख की जांच कर सकते हैं। वहाँ बैनामे का, वरासत का, जो वरासत का आदेश है वो खसरा खतौनी पे दर्ज होगा। आप पाका 11 का आदेश देख करके पता कर सकते हैं कौन कौन से वारिस आए हैं, कैसे आए हैं, और उसके बाद आप जो है ये निकाल सकते हैं हिस्सा कस्सी, ठीक है। और इसमें हिस्सेदारी सबकी अलग अलग हो सकती है, हिस्सा होगा लेकिन हिस्सेदारी अलग अलग हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि तीनों में जो है आपका सेम हिस्सेदारी हो सकता है 28 में थोड़ा सा ही अंश उसने लिखाया लेकिन नाम रहेगा, और 240 में उसने ज़्यादा लिखाया तो 240 में भी नाम रहेगा, लेकिन जो है आपका अंश क्या होगा, कम होगा उसका। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।